चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ, ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती। लेकिन चंद्र को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक कैंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। ये दर्द क्यों है, कैसा है, ये उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे। उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंद्र ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गईं। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंद्र भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंद्र के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिनती, चंद्र ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंद्र दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं और होंठ मोटे पड़ गए थे। चंद्र को देखते ही उसने कड़ाही उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंद्र से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंद्र ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछला आए। बिनती, रोती क्यों हो? से मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूं। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंद्र ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंद्र की ओर उठाईं और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंद्र ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूं? बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा।
आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाइए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। ओ छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंद्र बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंद्र के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंद्र गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे, चंद्र ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए, वह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंद्र बाबू बदल गए, बिनती ने रोते हुए कहा। चंद्र का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंद्र से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंद्र ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंद्र बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंद्र का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंद्र बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर हो गए और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना, और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूंगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर, कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाहे ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंद्र ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले वैयाकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंद्र बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया, और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंद्र को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। आज चंद्र इनकार नहीं कर सका। महाराजन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अभी नांगन धोवा जाए, आप जाए के ऊपर खाए ले। चंद्र को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिन्नती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंद्र का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वो सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी।
अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंद्र ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंद्र को खिला दिया। चंद्र खाने लगा। चंद्र चुप था। वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंद्र ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, बिनती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंद्र एक फीकी मुस्कान के साथ बोला। बिनती, अब तुम इतना ध्यान न रखा करो। तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई।